न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज के लेक्चर में ये पढ़ने वाले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो बच्चों, आपने स्प्रिंग देखी होगी, ओके। और स्प्रिंग को कई बार आपने कंप्रेस भी करने की ट्राई की होगी, ओके। जो स्प्रिंग है उसको कंप्रेस करने की ट्राई की होगी, ओके। तो क्या कर रहा है वो स्प्रिंग है, वो आपकी ये फिंगर है उस पर फोर्स लगाता है। फील कर सकते हो ना ये चीज, ये इंसिडेंट आपने फील किया ही होगा कि स्प्रिंग है वो भी आपको फोर्स लगा रही है सामने की साइड, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तब, ओके। चलो, तो ये तो हो गई कॉन्टेक्ट फोर्स की बात, ये तो हो गई कॉन्टेक्ट फोर्स की बात। चलो, फील्ड फोर्स में वैसा होता है, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे छोड़ रहा हूं तो कहां पे आया, नीचे की साइड आया। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसने फोर्स लगाया, अर्थ ने फोर्स लगाया, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ को फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? न्यूटन्स ने बोला हाँ लगाएगा, लगाता भी है, ओके। तो सर आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अर्थ का फोर्स लगने से ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा चला जा रहा है, पर अर्थ इसके तरफ नहीं खींची जा रही है। तो उसका भी रीजन है, ओके। बट रियलिटी में ये भी अर्थ को फोर्स लगाएगा, वो रियलिटी है, ओके। जब अर्थ इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है, उसी टाइम ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को फोर्स लगाएगा, ये सही बात है। बट जो ये ऑब्जेक्ट अर्थ को फोर्स लगाता है, उसका मैग्नीट्यूड, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ओके, वो फोर्स तो इक्वल ही रहेगा जो जितना अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया, ओके, उसका मैग्नीट्यूड। और ये ऑब्जेक्ट अर्थ को लगा रहा है, उतना ही फोर्स लगाएगा, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम ही रहने वाला है, ओके। तो फिर ये क्यों नीचे चली जा रही है? क्योंकि इसका मास कम है और अर्थ का मास ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो उतने फोर्स से एक्सेलरेशन उतना क्रिएट नहीं कर पाएगा, नहीं होगा जो क्रिएट अर्थ के फोर्स से इसमें जितना एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, उतना एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट के फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा अर्थ में, वो बहुत निग्लिजिबल होगा। इसलिए जो अर्थ है वो खींची नहीं चली जा रही है इसके पास, ओके। बल्कि ये ऑब्जेक्ट है वो कहां पे जा रहा है, अर्थ की सरफेस के सतह पर जाने की ट्राई करेगा, ओके। जब यहां से छोड़ दूंगा तब, ओके। चलो, तो इस सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे न्यूटन ने उसका थर्ड लॉ दिया। देखते हैं क्या दिया। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ओके। कोई एक्शन, कोई भी एक्शन है, उसकी आपको इक्वल एंड ऑपोजिट क्या मिलेगी, रिएक्शन मिलेगी, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। इसलिए यहां ब्रैकेट में लिखा है देयर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ओके। तो ये थर्ड लॉ हो गया। अब उसके पॉइंट दिए गए हैं, ये जो लॉ है उसके पॉइंट दिए गए, ओके। जैसे कि यहां एक्शन और रिएक्शन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, यानी कोई एक्शन लेगा तब रिएक्शन लेंगे, ओके। वैसा लग रहा है एक्शन एंड रिएक्शन वर्ड से, पर वैसा नहीं है, बट वैसा नहीं है, ओके। फोर्स ऑलवेज अकर इन अ पेयर्स, वैसे भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑलवेज अकर इन अ पेयर, वैसे भी बोल सकते हैं, ओके। दोनों एक ही साथ क्रिएट होगा, जो फोर्स है वो दोनों एक साथ ही क्रिएट होगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगा रहा है, तो उसी टाइम ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए को फोर्स लगाता होगा,
Okay, so the force always occur in a pair. The force on a body A by B is equal and opposite to the force on the body B by A. ओके, तो एक रिजल्ट है। सम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो ये उसका पहला रूल्स है। ओके, चलो उसके बाद में सेकंड रूल पे आते हैं। तो सेकंड रूल पे क्या गया है कि भाई साइमल्टेनियसली अकर हो रहा है फोर्स। वैसा नहीं कि यहां से बॉल को मैंने इस दीवार पे थ्रो किया, ओके, तो पहले बॉल ने फोर्स लगा लिया, बाद में बॉल ने उसके जो बॉल था उसके ऊपर फोर्स लगाया। वैसा नहीं हो रहा है, दोनों एक ही साथ में फोर्स लगा रहा है। कई बार हम उस तरह से सोचते हैं कि उसने मारा इसलिए उसने मारा, एक्शन के वजह से रिएक्शन दिखी, बट वैसा नहीं है, दोनों एक साथ अपना हाथ लाते हैं, वैसा सोच सकते हैं। ओके, वैसा नहीं है कि उसने मारा इसलिए बी लड़के ने उसको ए लड़के को मारा, वैसा नहीं। ओके, इसी तरीके से फोर्स जब जो बॉल है, ओके, इसमें भी पहले समझ लेते हैं कि भाई पहले बॉल ने फोर्स लगा लिया बॉल पे, उसने एक्शन ले लिया बॉल ने, अब किसकी बारी, बॉल की बारी। उस तरह से नहीं लग रहा है, इट इज नॉट अ कॉज रिलेशन, कॉज रिलेशन नहीं है, साइमल्टेनियसली अकर होने वाली कंडीशन है। दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, मींस जब बॉल इस बॉल को फोर्स लगाएगा एट दैट टाइम बॉल किसको फोर्स लगाएगा, जो बॉल होगा उसको फोर्स लगाएगा। समझ में आई मेरी बात? चलो, तो ये सेकंड पॉइंट था। और क्या है थर्ड पॉइंट? तो भाई थर्ड पॉइंट ये, सपोज ए बी पे फोर्स लगा रहा है, उसे हमने लिख दिया एफ ए बी। ओके, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ए बाय बॉडी बी, करेक्ट कर लेते हैं। बी बॉडी किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ए बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। एक और बार देख लेते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी। सो बॉडी बी किस पे फोर्स लगा रहा है, तो भाई कोई बॉडी है उस पे फोर्स लगा रहा है, इज इक्वल टू माइनस फोर्स बी ए। फोर्स बी ए मीन्स फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए। ओके, सपोज इसको एक्शन बोल दिया तो ये रिएक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, इसलिए यहां पे माइनस साइन रख दी, इसलिए यहां पे माइनस साइन रख दी। ओके, फिर कई बार वैसा लगता है कि भाई फोर्स सोचने में एरर है, कई बार हमें लगता है कि सो टोटल सम ऑफ द फोर्स इज जीरो, बट वैसा नहीं होता। ओके, टोटल सम ऑफ दिस फोर्स इज नॉट जीरो, ये एरर है। वैसा कब होगा, जब एक ही सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट हो, ए और बी, एक ही सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट है वो ए और ऑब्जेक्ट बी, और दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तब वो कैंसिल हो जाएगा फोर्स। ओके, उस कंडीशन में कैंसिल हो सकता है। चलो, उसके अलावा कोई पॉइंट्स देखते हैं, ये तो हमने बात करी दी। व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर बॉडी, द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट अ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। इसकी तो बात कर ही चुके, यही है। ओके, चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर इन अ पेयर, अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, दूसरी बार देख लेते हैं। फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर इन अ पेयर, अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, यानी अकेला फोर्स आपको कभी भी मिलेगा नहीं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एनी एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स, अब एक्शन और रिएक्शन किसे कहेंगे, ओके, आपको पता ही है, बट किस तरह से लिखा जाता है, तो इसके लिए यहां पे लिखा है, एनी एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ फोर्स
of equal magnitude but in opposite direction. The force applied by an agent, the force applied by an agent is called action, and a counter force experienced by it is called reaction. ओके, स्प्रिंग पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम बॉडी हुए ना, ओके, एजेंट हुए, तो वो हम एक्शन कर रहे हैं और स्प्रिंग की फोर्स हमें लग रही है, ओके, तो वो रिएक्शन हो गया. द फोर्स अप्लाइड बाय एजेंट इज कॉल्ड एक्शन एंड द काउंटर फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट इज कॉल्ड रिएक्शन. चलो उसके बाद आते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन never act on the same body. If it were so, the total force on the body would have always been zero. That is, the body will always remain in equilibrium. Okay? चलो अब यहां पे एक एग्जांपल दिया है. ओके, जो सिस्टम है, ये जो बुक है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उस समय क्या होता होगा, इक्विलिब्रियम मींस मूव नहीं कर रही है. ओके, इस समय क्या होता होगा देखते हैं. अ बॉडी, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल exert a force on the table which is equal to the weight of the book. This is the force of action. मींस बुक का कोई वेट होगा, मास होगा, और मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करो तो क्या मिलता है, वेट मिलता है. क्या मिलता है, वेट मिलता है. ओके, तो ये जो बुक है वो टेबल के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और एट द सेम टाइम उसे हम एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन बोलते हैं. तो एट द सेम टाइम द टेबल सरफेस इज ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन द बुक ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ रिएक्शन. और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ रिएक्शन. ओके, चलो देखते हैं. The table supports the book by exerting an equal force on the book. This is the force of reaction. As the system is at rest, means in equilibrium, net force on it is zero. So net force कैसा हो गया, जीरो हो गया. सपोज यहाँ 20 है तो ऊपर भी 20 लग रहा है, so net force is zero. Therefore, force of the action and the reaction must be equal and opposite. इस कंडीशन के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट ही रहना चाहिए. ओके, चलो इसके अलावा कोई एग्जांपल है वो देख लेते हैं. स्विमिंग का. स्विमिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आप क्या करते हो, हाथ से आप जो वाटर है उसको पीछे करते हो और आप आगे चले जाते हो. ओके, जब आप स्विमिंग करते हो तो क्या करते हो, आप जो वाटर है वाटर को आप पीछे धकेलते हो, जो वाटर है उसे आप पीछे की साइड धकेलते हो, और वो वाटर आपको आगे धकेलेगा क्योंकि आपने फोर्स लगाया, तो वाटर आप पे फोर्स लगाएगा. ओके, ऑलवेज पैर में ही अकर होता है. ओके, आइसोलेटेड फोर्स आपको नहीं मिलता. फिर से एक बार देख लेते हैं. फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर इन अ पेयर. A single isolated force is not possible. तो ये स्विमिंग की बात हो गई. चलो फिर बाद में बात करते हैं गन की. जब बुलेट फायर होगी, ओके, गन में से जब बुलेट फायर होगी तो बुलेट आगे जाएगी. ओके, एट द सेम टाइम जो गन है वो पीछे की साइड आएगी, जो गन है वो पीछे की साइड आएगी. ओके, चलो तो उसके बाद वॉकिंग की बात कर लेते हैं या रनिंग की बात करते हैं. ओके, तो जो हम रनिंग या वॉकिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पैर को कहां प्रेस करते हैं, अर्थ पे प्रेस करते हैं. यानी फोर्स कहां पे लगाते हैं, पैर अपना फोर्स है वो किस साइड फोर्स लगाता है, अर्थ की साइड फोर्स लगाता है. एट द सेम टाइम फोर्स ऑल्सो अप्लाइड द फोर्स ऑन आवर लेग्स एंड वी मूव फॉरवर्ड. और हम कहां पे आगे जा रहे हैं, ओके, तब हम आगे जा रहे हैं. तो ये भी एक टाइप का न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल ही हुआ. ओके, चलो फाइनली एक बार
लास्ट टाइम न्यूटन थर्ड लॉ देख के कंप्लीट करते हैं लेक्चर को। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, इक्वल इज द मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट is the force direction. Okay, means opposite in direction.